So what we have done yesterday, research and development, and then progressive Himachal. Research and development and progressive Himachal. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि हम अपनी जीडीपी का कितने परसेंट जो है वो आर&डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा था कब का रिपोर्ट था आरबीआई का, 2018 का। 2018 का जो आरबीआई का रिपोर्ट था, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 0.6% ऑफ 0.6 हिमाचल में बता रहा हूं मैं, हिमाचल के कंटेक्स्ट में 0.7 तो था इंडिया में। 0.7% हम कहाँ कर रहे हैं, नेशन वाइड, है ना। बट जो हम स्टेट में हाईएस्ट आर&डी में इन्वेस्ट कर रहे थे, दैट इज इन 2018 ऑफ जीएसडीपी। इसका हम 6%, 0.6% जो है अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जो लेटरल ईयर है उसके लिए कम हुआ, 0.5% हुआ है। और हमने इसमें देखा था कि पूरे जो और ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है आर&डी में, इसराइल है, फिर जापान है, जापान के बाद हमने बात करी थी यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना है ना, इंडिया है। और कितने जो लोग हैं इसमें एंगेज्ड हैं, और लगभग इंडिया के कितने लोग थे, 3.42 लाख, और यूएसए के 13 पॉइंट, एंड चाइना 17.4 लाख। इतने जो लोग हैं वो एंगेज थे आर&डी वाली फील्ड में, जो लोग काम कर रहे हैं। ये भी हमने कल बात करी थी। फिर उसके बाद अगेन जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, और एक इसमें हमने और देखा था कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका हम 1.8% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड 0.5% ऑफ जीडीपी। और प्रोग्रेसिव हिमाचल में जैसे हमने देखा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एसडीजी गोल के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हमने देखा फर्स्ट जो हमारा गोल है वो कौन सा है, नो पॉवर्टी, की जो पूरे वर्ल्ड में हमने पॉवर्टी को किस तरह से एलिमिनेशन करना है। और उसके बाद हमने देखा जीरो हंगर जो सेकंड गोल है। फिर उसके बाद था हेल्थ एंड वेलबींग, एंड देन क्वालिटी एजुकेशन। फिर जेंडर इक्वालिटी को हमने किस तरह से जो है वो हटाना, जेंडर जो इनइक्वालिटीज है उसको हमने कैसे मिनिमाइज करना है। एंड देन सिक्स्थ, क्लीन वाटर एंड अफोर्डेबल एनर्जी। सेवंथ में है अफोर्डेबल एनर्जी, एंड एट्थ जो था उसमें है डिसेंट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड देन 9 इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इनोवेशन, इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एसडीजी 10 में था रिड्यूस इनइक्वालिटी, और 11 में था सिस्टमेटिक या सस्टेनेबल सिटीज, एंड 12 में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एंड 13 में था क्लाइमेट एक्शन, और देन उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, एंड और 16 में पीस एंड जस्टिस। और हमने नोडल जिनकी मिनिस्ट्रीज है वो भी देखी। प्लानिंग में हम देख रहे थे एसडीजी 8 एंड एसडीजी 10। एसडीजी 8 में अगेन क्या था, एसडीजी 8 में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और 10 में था रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये किस में आ रहा है, प्लानिंग के अंडर है। बाकी है सच ही है, एजुकेशन वाला एजुकेशन के अंडर है, और जो हमारा पॉवर्टी वाला है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर हमने दे रखा है। और
फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट के अंडर है, पावर वाला पावर के अंडर है, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री के अंडर है। इस तरह से हमने कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है उसमें नोडल हमने एजेंसी बना रखी हैं। और इसमें हमने हिमाचल के भी 138 इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं कि 13 वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, और उसमें से हमने जो 87 है अभी बचते हैं, जो हम 30 तक के लिए इसको भी पूरा कर लेंगे। बट हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम अप टू 2026 तक के लिए हम इसको भी क्या कर ले, अचीव कर ले। 2026 तक के लिए हमने इसको अचीव करना है, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। ये हमने देखा। उसके बाद जो डिफरेंट इंडेक्सेस थे, जिसमें हमने एक जो इंडेक्स देखा था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, है ना। और दूसरा हमने इंडेक्स इसमें देखा था सोशियो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एंड एक इसमें था सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, एंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, एंड डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और हमारी इसमें क्या क्या रैंकिंग है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, अगेन हम बात कर रहे थे कि वी हैव वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस इंडेक्स, और इस बार में जो पहला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, वो कांगड़ा है, देन बिलासपुर, और ऊना, देन हमीरपुर, फिर मंडी, मंडी के बाद चंबा, फिर शिमला। और इसमें भी हमने देखा था ये थे। और पिछली बार कौन थे? फर्स्ट और लास्ट में है इसमें लाहौल स्पीति, और 11th में है सोलन। और पिछली बार कौन था फर्स्ट नंबर में? हमीरपुर था, और सेकंड में बिलासपुर, और थर्ड में कुल्लू। ये हमने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बात करी थी। और फिर एक हम इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है, इसको हमने कितने टाइप में डिवाइड किया था? 3 कैटेगरीज थी। 3 कैटेगरीज में कौन कौन से थे? मेजर स्टेट है, और हिल स्टेट है, और उसके बाद यूटीज है। और जो हमारे मेजर स्टेट्स है उसमें कौन था फर्स्ट नंबर पे? कर्नाटका। एंड सेकंड में कौन था? आज के लिए भूल गए। और हमारा जो अपने रैंक में हिल स्टेट में हिमाचल का कौन सा रैंक था? हाँ? और यूटी कौन सी थी हमारे से आगे? पहले में कौन था? मणिपुर। और दूसरे नंबर में उत्तराखंड, थर्ड में मेघालय, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, एंड फिफ्थ। और यूटी में कौन आगे था? कौन सी यूटी आगे थी? चंडीगढ़। और लास्ट में थी इसमें लद्दाख था। फिर हमने सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स देखा। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में हमने एक बना रखा था एनेबलर, और दूसरा परफॉर्मर। इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, और जो हमारा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में, इसमें बेसिक नीड्स और एंड अपॉर्चुनिटी, तीन जो ये डायमेंशन थे इसमें हम मेजर कर रहे थे। इसमें भी हमने इसकी रैंक देखी। और जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ये सारा जो है हमने कल देख लिया था। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी हमने बात करी कि टोटल जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जिसमें से कि 27 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे हैं, वो एबव नेशनल एवरेज है। और उसमें से भी 5 है टॉप 10 में, है टॉप 10 में जो है 5 डिस्ट्रिक्ट है। और सो नेक्स्ट जो चैप्टर है, दैट इज बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। आज जो हमने नेक्स्ट चैप्टर देखना है वो है बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इसमें भी लगभग पिछले साल भी क्वेश्चन था, उससे पिछले ईयर में भी प्री में क्वेश्चन थे। इसको भी ध्यान से देखना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि हमारा टोटल जो बैंक्स की
इस तरह से पूछ लेते हैं। पिछली बार उन्होंने टोटल बैंक्स की ब्रांच पूछ रखी है और वो फिगर भी आगे पीछे दे रखा था। लास्ट ईयर जो टोटल बैंक की ब्रांच थी 2244, और इसको 4422, क्योंकि उन्हें पढ़ तो रखा है कि हाँ यही फिगर है ना। और इसमें एरर हुआ कि ये 22 आगे था या पीछे पीछे था, किस तरह का था। तो ये जो हमारी है, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार एक स्टेटमेंट बना के पूछा हुआ था। तो इसमें से भी हर कैसी जो फिगर है ये पूछते हैं। टोटल हमारे बैंकिंग की जो ब्रांच है वो हिमाचल में कितनी है, और उसका जो ब्रांचेज है उसमें से कितनी रूरल एरियाज में सिचुएटेड है, और उसमें से कितनी सेमी रूरल में है और कितनी अर्बन में है। अर्बन में हमारे पास सिर्फ एक शिमला आता है ना, जो शिमला सिटी है वही एक अर्बन सेंटर है हिमाचल में। बाकी सारा सेमी रूरल में लेते हैं हम, और बाकी रूरल एरिया है। तो कितनी ब्रांचेस कहाँ हैं, और फिर आप देखेंगे कि जो हमारा स्टेट लेवल का कन्वीनर बैंक कौन है। जैसे यहाँ यूको बैंक है, स्टेट लेवल का कन्वीनर बैंक समझते हैं ना। ये जो बैंकिंग बैंकिंग जो सिस्टम होता है, इनका क्या रहता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्वीनर बैंक होता है, लीड बैंक होता है एक डिस्ट्रिक्ट में। जितने भी आपने 2 टाइम में हर बैंक को अपनी जो रिपोर्ट्स है वो उस लीड बैंक के पास देनी पड़ती है कि क्या आपका जो कितना आपका डेबिट हुआ, कितना आपका क्रेडिट हुआ। इस तरह की जो इनकी जो इनको अपना रिपोर्ट है वो लंच टाइम से पहले और लंच टाइम में बाद को जो अपनी डेली रिपोर्ट है वो देनी पड़ती है उस लीड बैंक को। तो हम ये भी देखते हैं कि पूरे जो हमारा हिमाचल में है 12 डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक कहाँ कहाँ लीड बैंक है। जैसे हमारा कहीं यूको बैंक है, कहीं पीएनबी है, और कहीं कहीं पर एसबीआई है। और दूसरा फिर जो ब्रांचेज है किस बैंक की सबसे ज़्यादा है, कौन से बैंक की ज़्यादा है ना। यूको की कितनी है, पीएनबी की कितनी है, और एसबीआई की कितनी है। फिर हमारा ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी कितनी ब्रांचेज है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी कितनी ब्रांचेज है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन है इनमें वो देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कांगड़ा में 541 जो हमारी कांगड़ा में जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है वो है, सबसे कम लाहौल स्पीति में है ना। ये जो है आपका देखने को मिलेगा। और फिर नाबार्ड का है, आरबीआई का रीजनल सेंटर है शिमला में। इसके बारे में उन्होंने जो टोटल फिगर्स है वो दे रखे हैं। तो इस वाले चैप्टर में यही बैंकिंग के बारे में ही बताया गया है। फिर नाबार्ड ने जो कितनी जो नाबार्ड की इस तरह की स्पॉन्सर जो उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके तहत उसने कहाँ कहाँ पर अपना जो प्रायोरिटी लैंडिंग है वो कर रखी है ना। जिसमें आप देखेंगे जैसे हमारा माइक्रो माइक्रो फंडिंग रहती है, एग्रीकल्चर में फंडिंग रहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह जो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं उसमें भी नाबार्ड है अपनी फंडिंग करता है। जिसके लिए कि हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग इसके नाबार्ड के द्वारा की जाती है। तो इसमें अगर आप देखो जो हमारा स्टेट लेवल कन्वीनर बैंक है वो कौन सा है, यूको बैंक। स्टेट लेवल कन्वीनर कन्वीनर में है यूको बैंक। ये स्टेट लेवल का कन्वीनर है। और बाकी जगह जो लीड बैंक है एसबीआई 2 डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ कहाँ है ये, चंबा और लाहौल स्पीति। चंबा एंड लाहौल स्पीति में एसबीआई लीड बैंक है। क्या काम होगा आगे लीड बैंक का, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये लीड कर रहा है। और उसके बाद यूको बैंक है, ये है शिमला, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर। बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर में यहाँ कौन सा बैंक लीड बैंक है, यूको बैंक। और बाकी जगह है पीएनबी। पीएनबी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट बचे, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर और मंडी। और कौन सा बचा, 6 ही है ना, सारे हो गए। तो ये हमारे जो है वो यहाँ पर लीड बैंक इन डिस्ट्रिक्ट में पीएनबी है, यहाँ पर यूको है और इधर एसबीआई है। टोटल अगर ब्रांचेस की बात करेंगे, टोटल जो ब्रांचेस है वो 2234 है।
लास्ट ईयर ना ये टोटल था 2044, इस बार उन्होंने लिखा हुआ है 2234। अब उसमें 20 ये नहीं लिख रहे हैं, 20 न्यू ब्रांचेज। अब ये जो 20 न्यू ब्रांचेज है इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा? अगर तो इंक्लूड करा है तब तो ये ज्यादा है ना, यही दे रखा ना इस बार। टोटल जो बैंक ब्रांचेज है इतनी है, और पिछली बार ये 2244 था, इसको थोड़ा सा आपने नोट कर लेना। और इसमें भी क्योंकि हम मान के चले कि जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, इकोनॉमिक सर्वे में गलत भी बता रखा होगा तो वो वही होगा। इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने ये बात बता रखी है, गलत तो नहीं होगा, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक तो है हमारा रूरल सेक्टर में कितनी है, और सेमी रूरल में कितनी है, और अर्बन में कितनी है। अर्बन में एक सेंटर है शिमला जिसमें 100 ब्रांचेज है, सेमी रूरल में 426 है, और रूरल में 1708 है। तो ये टोटल भी क्या इतना ही आ रहा है? 40 है ना, यही आ रहा है। ये टोटल ब्रांचेज है, रूरल में 1708, सेमी रूरल में 426, एंड अर्बन में 100। और ये हमारा टोटल जो इसका साइज है इतना, जो बैंक है। एवरेज अगर आप देखेंगे हिमाचल में, एवरेज पॉपुलेशन की पर बैंक ब्रांच है 3073। 3073 एवरेज पॉपुलेशन के पीछे है ये। इतनी पॉपुलेशन के पीछे एक बैंक का ब्रांच है। और ऑल इंडिया का अगर आप एवरेज देखेंगे, नेशनल एवरेज, वो कितना है? 11,000। 11,000 के पीछे इंडिया में नेशनल पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो एक बैंक का ब्रांच है। और हिमाचल में 3073 में एक ब्रांच है। कोऑपरेटिव बैंक 541 है। कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस, ये ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, 541। और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, केसीसीबी जो है ये, इसकी कितनी ब्रांचेस है? 217। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की कितनी है? टू 217। 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, और इनकी 26। अर्बन कोऑपरेटिव समझते हैं ना, ये आप बैंकिंग में देख रहे होगे सारा, कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है, रीजनल रूरल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, पीएसपी क्या होते हैं। ठीक है, सारा देख रहे होगे आप वहाँ। तो इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सिर्फ अर्बन सेंटर में, जैसे आपका ये जोगिंद्रा बैंक है ना, ये अर्बन सेंटर में ही है ना, जोगिंद्रा जो बैंक है ये अर्बन में ही है। इस तरह के जो 5 कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स है, वो उसकी टोटल जो ब्रांचेज है वो कितनी है? 26 है। हाईएस्ट अगर ब्रांचेस की बात करें वो कांगड़ा में है 411। 411 हाईएस्ट ब्रांचेस कांगड़ा में है, और 25 लाहौल एंड स्पीति में है। सबसे कम है लाहौल स्पीति में, और हाईएस्ट है कांगड़ा में। एटीएम 2127, कितनी एटीएम की जो मशीन्स है? 2127। टोटल स्टेट वाइज अगर हाईएस्ट ब्रांचेस आप देखेंगे, सबसे ज्यादा है पीएनबी की, फिर एसबीआई, फिर यूको। पीएनबी, एसबीआई एंड यूको। कितनी है पीएनबी की? 5350, 348, 350, 348, और इसकी 174, इसके 174 यूको की। ये टोटल ब्रांचेज है हिमाचल में। सबसे ज्यादा पीएनबी की 350, उसके बाद एसबीआई की, उसके बाद है यूको की। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी की ब्रांचेज है 84, उसके बाद आईसीआईसीआई की 48।
बैंक मित्राज है टोटल 14848, 14848, 14848। आरबीआई का रीजनल ऑफिस शिमला में है। रीजनल ऑफिस रीजनल डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। एक ही ऑफिस है इकलौता हिमाचल में। और नबार्ड का भी कहाँ है? शिमला में। इसमें चीफ जनरल मैनेजर बैठते हैं। तो ये इसके फैक्ट्स है। स्टेट लेवल में हमारे पास जो कन्वीनर बैंक है वो कौन है? यूको बैंक है। फिर हमने इंडिया, इसमें हिमाचल में हमने ब्रांचेस देखी। सबसे ज्यादा 350 किस बैंक की है? इसकी पीएनबी की है। और पीएनबी के बाद एसबीआई की 348 है और 174 है यूको बैंक की। और फिर प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट में 84 जो ब्रांचेज है वो एचडीएफसी की है। और उसके बाद है आईसीआई बैंक की 48 ब्रांचेज है। और कोऑपरेटिव में हमने देखा उसके बाद जो ज्यादा बड़ा बैंक है वो कौन सा है? एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इसकी कितनी है? 541। और उसके बाद कांगड़ा कोऑपरेटिव की है 217। कांगड़ा कोऑपरेटिव की है 217। और ये कांगड़ा कोऑपरेटिव की है। और इसके बाद जो ये 5 हमारे अर्बन बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी कितनी ब्रांचेज है? 26। और स्टेट लेवल में हमने देखा यूको बैंक कहाँ कहाँ लीड बैंक है, एसबीआई कहाँ किन डिस्ट्रिक्ट में है, और पीएनबी किन किन डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक है। और टोटल ये 2 2 3 4 जो हमारी ब्रांचेज है, रूरल में 1708 है, और सेमी रूरल में 426 है, और अर्बन में 100 जो इसकी ब्रांचेज है वो है। और टोटल ये हमारा क्राइटेरिया है बैंक ब्रांचेस का। और ये जो बैंक मित्राज है ये कितनी है? 14848। इसके बाद जो प्रायोरिटी लैंडिंग है, प्रायोरिटी लैंडिंग में अगर आप देखते हैं, प्रायोरिटी लैंडिंग वाइज, प्रायोरिटी लैंडिंग में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको कितना परसेंट, नेशनल पैरामीटर्स है 40%। किसी भी बैंक को जो टोटल इन्वेस्ट कर रहा है, अपना जो वो लोनिंग कर रहा है, उसमें से उसका 40% किस में जाना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर्स में। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होंगे? अगेन वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? गवर्नमेंट के द्वारा। जिसमें मैंने बताया, एक तो आपका जैसे हम माइक्रो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो फंडिंग दी जा रही है इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 40% नेशनल पैरामीटर्स में, टेबल 6.1 में बता रखा है। टेबल 6.1 में नेशनल पैरामीटर्स 40% शुड बी इन्वेस्टेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर। बट आउट ऑफ दिस 57.68%, 57.68% हिमाचल ने अभी तक के लिए जो लोनिंग है वो किसको दे रखी है? प्रायोरिटी सेक्टर को दे रखी है। प्रायोरिटी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर को कितना लोन हमने दिया है? 19.47%। 19.47% था 2021 में, और 2022 में है 18.69%। 18.69% हमने 22 में लोन दे रखा है। और एग्रीकल्चर में कितना देना होता है? 18%। 18% आपको इन्वेस्ट करना होता है, बट उससे भी ज़्यादा 18.69% कर रखा है। और जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको 9% देना है, और इसमें भी कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 13.64%। और माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 7.5% लोन देना पड़ता है, और इसमें कितना दे रहे हैं? 14.1%। और बीकर सेक्शन के लिए 11% देना है, इसमें भी 20.30% लोन हम दे चुके हैं। एडवांस टू वीमेन, इनको 5% देना है नेशनल पैरामीटर्स में, बट यहाँ हम कितना दे रहे हैं? 11.95%। तो टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है 22 में वो 57.68% है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 57 पॉइंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नेशनल पैरामीटर्स तो है 40%, बट यहाँ 57.68% का लोन हम स्टेट में दे रहे हैं। और नेशनल पैरामीटर्स में कितना होना चाहिए? 14%। ये हमने देख लिया। और फिर हम बाकी बात भी हमने करी कि एग्रीकल्चर में हम क्या देना है। नेशनल पैरामीटर्स एग्रीकल्चर में है 8, और वीमेन को है 5। 7.5% किसको है? हम्म
माइक्रो एंटरप्राइजेज को, और 11% है वीकर सेक्शन को। तो इन पैरामीटर से हम ऊपर करके इतना जो लोन है वी आर प्रोवाइडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये किसके लिए चलाई गई थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ये फाइनेंशियल जो भी हमारे फार्मर है, लेबरर्स है, जो डायरेक्ट बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल का अपना फाइनेंशियल जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना को ये लॉन्च किया गया था। और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें लगभग अगर आप देखेंगे 15.40 लाख बैंक अकाउंट्स हैं रूरल एरियाज में, 1.93 अकाउंट है अर्बन एरियाज में। टोटल इस जो स्कीम के तहत है वो 17.33% अकाउंट्स ओपन हुए हैं। 17.33 लाख जो अकाउंट है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हैं। फिर ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए आपने देखा होगा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीन जो स्कीमें हैं इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। ये जो स्कीम है ये चलाई गई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को ये जो स्कीम है वो चलाई गई है। नाइन्थ में 2015 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत हमने क्या करना था? ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 9 में 2015 का, इसमें एज लिमिट है 18 टू 70, 18 साल से लेकर इसमें एज पूछा जाता है और कितना जो कवर है गवर्नमेंट दे रही है। अर्लियर पहले 1 लाख था, बढ़ा करके इसको 2 लाख कर दिया गया है। 2 लाख फॉर बट इन केस ऑफ डेथ एंड 1 लाख इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, कि अगर किसी का सपोज 1 लिम्ब लॉस हो जाता है, 2 लिम्ब लॉस हो जाता है, इस केस में हम दे रहे हैं। और हर जून को ये रिवाइज किया जाता है। और रिवाइज में भी आप देखेंगे लगभग हमारे अभी तक के लिए इसके अंडर 19.35 लाख जो सब्सक्राइबर्स है वो इसके अंडर है ना। ये सब्सक्राइबर्स तो नहीं भी ध्यान रहे, बट ये आपने जो एज लिमिट है वो उसको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डेथ 2 लाख प्रोवाइड करेंगे, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी में 1 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और हर जून को ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। 18 से 70 साल तक के लिए इसमें एज लिमिट है। फिर दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें ये भी 9 में 2015 को ही स्टार्ट किया गया है। इसमें कितना हमें जो मिलता है, इसके तहत कितना हमें फंड मिलता है, इसमें भी 2 लाख और 1 लाख का प्रोविजन है। 2 लाख इन केस ऑफ डेथ एंड 1 लाख इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। 2 लाख और 1 लाख इसमें भी दिया जा रहा है। और एज जो लिमिट है वो 18 टू 50 ईयर, 18 टू 50 ईयर। और इसमें हमने जो ये आपको प्रीमियम पहले देना पड़ता है ये बढ़ा रखा है, ये फॉर 436 और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा वाला भी आपने देखना है, इसमें हमने 20 कर रखा है। अर्लियर ना ये 12 रुपीज था, इसको बढ़ा के 20 किया हुआ है। और ये कितना कर रखा है 436। ये पहले 330 होता था, इसको भी बढ़ा करके हमने कितना कर दिया है 436। ये जो है ये आपको पे करना है एक प्रीमियम जो अमाउंट है। फिर अटल पेंशन योजना में भी यही है। अटल पेंशन योजना में एज लिमिट है 18 टू 40 ईयर, 18 टू 40 ईयर एज लिमिट है। और इसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना है। लाइक आप कितना दे रहे हैं,
मंथली 1000, 2000, 3000, 4, 5 इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट में दे सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितना आप डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हो 60 साल के बाद उतना ही रिटर्न में पेंशन भी मिलना है। ठीक है, ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर उसके बाद एक और जो स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो है मुद्रा। मुद्रा में 3 types of loans provided by the central government. In this scheme we have Tarun, Kishore and Shishu. ये जो 3 टाइप के लोन है ये दिए जाते हैं तरुण, किशोर, किशोर एंड शिशु। ये अप टू 50,000। शिशु है, शिशु है अप टू 50,000। और किशोर है 5 लाख तक। ये है अप टू 50,000। और किशोर 50,000 टू 5 लाख। एंड तरुण 5 लाख टू 10 लाख। ये मुद्रा के तहत हम जो लोन इंडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं। 8 अप्रैल 2015 का ये, कई बार इसका ना लॉन्चिंग डेट पूछ लेते हैं कि किस डेट से जो हमने ये स्कीम हम शुरू किया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देन स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत भी हम 10 लाख टू 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया 10 लाख टू 1 करोड़। और पर ब्रांच में एक जो बोरो करने वाला है वो कौन होना चाहिए? SC ST और विमेन। एक जो इसमें बोरोवर है आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए? वन शुड बिलोंग फ्रॉम SC ST एंड OBC। इसके लिए हमने स्टैंड अप इंडिया, इनको जो हमने एंटरप्रेन्योर्स का कल्चर है वो प्रमोट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट का ये स्कीम चला है स्टैंड अप इंडिया। देन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, ये तो कुछ नहीं है। बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक। बिजनेस वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे जो शेयर है सबसे ज्यादा वो है PSBs का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। 63% जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर का है और कोऑपरेटिव सेक्टर का है 20। PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर, और लास्ट में है RRBs। अच्छा, RRBs का ना मैंने एक बात में वहाँ बतानी भूल गया, यू कैन नोट इट डाउन। RRBs आर स्पॉन्सर्ड बाय द PNB। इनको कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ हिमाचल में? PNB। वैसे RRBs में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्पॉन्सरशिप होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्पॉन्सरशिप होती है, और एक नेशनल बैंक होता है उसकी भी स्पॉन्सरशिप होती है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज आपने ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में देख लेना है। तो ये जो RRBs है, रीजनल रूरल बैंक्स है, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द PNBs। इसको आप वहीं मार्क कर लेना। इनको कौन कर रहा है? PNB इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 63% जो वॉल्यूम है बिजनेस में वो किसका है? पब्लिक सेक्टर बैंक का है। 20% कोऑपरेटिव बैंक का है। प्राइवेट सेक्टर का 12 है और RRBs का 5% है। ये इनका वॉल्यूम है, मार्केट वॉल्यूम है, मार्केट शेयर है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, मैंने आपको इसके ऊपर आंसर राइटिंग भी करवाई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्कीम, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो ये जो स्कीम है, एक तो है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। इसको हिमाचल में ये पर्टिकुलरली किसके लिए बनाया गया था? जैसे विमेन है और पुअर सेक्शन है, जो हमने गवर्नमेंट ने है वो लाइवलीहुड
सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको सपोर्ट देना है। और इसको इस स्कीम को चला रहा है एचपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। एचपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ये जो है वो चलाया जा रहा है। इनमें इनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत दिया जाता है। और इसी का ही पैरेलल अर्बन के लिए है। और जो ये अर्बन वाला है इसको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता था, है ना। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। देन प्रधानमंत्री, और ये जो अर्बन वाला है इसका भी यही काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करवाना, है ना। और जो इंडिविजुअल ग्रुप है, एंटरप्राइजेज है, उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना। बहुत पुरानी स्कीम्स है, ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं रहती है ना। बहुत रेयर है क्वेश्चन पूछे जाए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और ये जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है इसमें वो नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी कौन है? केवीआईसी, ये नोडल एजेंसी है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था टोटल कितने जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं। तो इसमें 1624.13 करोड़, 1624.17 जो करोड़ अभी तक के टोटल किसान क्रेडिट कार्ड है। समझ रहे हैं क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड? इसमें इनको जो सस्ता ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। फिर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी जो जहाँ जहाँ पर जो लीड बैंक है वो चला रहे हैं, जिसमें यूको बैंक है, पीएनबी और एसबीआई है। सिर्फ इसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके ये दो डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर नहीं है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है। फिर इसके बाद बात आती है नाबार्ड की। नाबार्ड जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल एक रहता है, कौन कौन से सेक्टर्स में ये इसका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग कर रहा है। आपने देखा होगा बड़े सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर सरकार को भी नाबार्ड लोन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर और जो गवर्नमेंट के अंडर ऐसे कॉरपोरेशन है उनको भी नाबार्ड के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है। कहीं पर हम ब्रिजेस बना रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही है ना, कोई भी हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए जो नाबार्ड है वो आपको लोन का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो नाबार्ड के तहत, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत ये क्या देता है? आरआईडीएफ के तहत है। एक तो किसको देगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइक्रो क्रेडिट के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए इसके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है ना। और रूरल को जो लोन देता है उसको, इसके पास फंड है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डब्ल्यूआईएफ के तहत, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तीन जो स्टोर है, एक रोडू, ऑडी, ऑडी कुमार सेन और पतली कुल कुल्लू, यहाँ पर जो तीन सीए स्टोर है इसके लिए भी ये लोनिंग प्रोवाइड करवा रहा है ना। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है इसका, इसके लिए ये लोन प्रोवाइड करवा रहा है। और एक फूड प्रोसेसिंग फंड के तहत क्रेमिका मेगा फूड पार्क है, ऊना में बन रहा है ये क्रेमिका मेगा फूड पार्क, इसको भी इसने लोन प्रोवाइड करवा रखा है। फिर स्पेशल रिफाइनेंसेज जो स्कीम में है, इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना बड़ी सारी की, 5-7 जो लोग फार्मर है वो मिल करके एक कोऑपरेटिव एक्ट के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। और इसको हम क्या बना रहे हैं? मल्टी सर्विस सेंटर, मल्टी सर्विस सेंटर्स। और इसको कन्वर्जन के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है वो भी कौन दे रहा है? नाबार्ड दे रहा है। और वाटरशेड एंड बाड़ी प्रोजेक्ट, वाटरशेड एंड जो बाड़ी प्रोजेक्ट है वो भी, इनको भी चीपर क्रेडिट ये प्रोवाइड करवा रहा है नाबार्ड। बाड़ीज होती है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऑर्चर्ड, है ना, जैसे कोई किन्नू है, एप्पल है, एप्रिकॉट्स है, उसका अगर बड़ा सेगमेंट में आपके पास लैंड नहीं है, छोटे छोटे अगर आपने ऑर्चर्ड डेवलप करने हैं उसको बाड़ीज कहा जाता है। उसके लिए भी वाटरशेड और बाड़ीज के लिए भी नाबार्ड लोन प्रोवाइड करवा रहा है। और न्यू एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए लोन भी नाबार्ड दे रहा है। और एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जैसे एग्री क्लिनिक्स में आप देखेंगे
की सॉइल हेल्थ, जो सॉइल टेस्टिंग करी जाएगी, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट प्रोटेक्शन है, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, क्लिनिकल सर्विसेज है, प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट, इसके लिए जो नाबार्ड के द्वारा है लोनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इतना डिटेल में आपने इसमें नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट है जहाँ के लिए इसने लेटेस्ट अपनी जो फंडिंग है वो दी है, वहाँ के लिए ही पूछा जाता है ना। सपोज आप देख रहे हैं जैसे एप्पल है, एप्पल के लिए आपने एप्पल को पहले तो अगर अगर आपकी अच्छी क्रॉप लग रही है उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो नेट्स होते हैं ना, आप जो ऑर्चर्ड में नेट्स लगाने हैं या एंटी हेल गन है उसको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें सब्सिडी दी जाएगी परचेज करने के लिए। फिर उसके बाद जो है उसके जो इक्विपमेंट्स है, आप स्प्रे कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, और बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग जब आपकी जो क्रॉप है वो तैयार हो रही है उसके बाद अगर आपको उस टाइम मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो कोल्ड चेन की क्या फैसिलिटीज रहेगी, किस तरह से जो आपने उसको स्टोर है वो करना है, सी ए स्टोर, ये जो इसमें वेयर हाउसिंग फंड इसका रहता है, इसके तहत ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। फिर बड़ा सारा आपका जो ऐसा जो प्रोड्यूस है ना, जो आपको जिसको आप बेच नहीं सकते, कोई डैमेज है जिसको आप एपीएमसी को भेज रहे हैं, है ना, और जिससे कि अलग अलग तरह के जूसेस है या जो जैम्स स्क्वैश ये बनाए जाने हैं, तो इस तरह की छोटे छोटे यूनिट लगाने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो फार्मर को सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड नाबार्ड करता है। तो इस तरह के जो एग्री क्लिनिक्स हैं ना, जहाँ पर आपकी सॉइल टेस्टिंग की जा सकती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है ना, और जो रोटेशन है क्रॉप में वो किस तरह से आपने सॉइल की हेल्थ मेंटेन करनी है, इसके लिए जो ये क्लिनिक्स बनाने के लिए भी नाबार्ड लोन प्रोवाइड कर रहा है ना। फिर माइक्रो क्रेडिट, एग्री बिजनेस सेंटर और क्लिनिक्स एक ही बात है। और उसके बाद माइक्रो क्रेडिट में भी हमने देखा माइक्रो क्रेडिट किसके लिए ये प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, इनको जो है भूमिहीन किसान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनको भी नाबार्ड सपोर्ट दे रहा है। फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 12 जो डिस्ट्रिक्ट में 113 एफपीओज है, इसको अंडरलाइन करना, कितनी एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 113 एफपीओज है 12 डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और हमने जो है इसको लगभग 10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक जो डिस्ट्रिक्ट का है हमने उसको प्रमोट करना है, इसके लिए ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी है, सारे 10 डिस्ट्रिक्ट में इसके जो प्रोग्राम चल रहे हैं एक्सेप्ट किन्नौर एंड लाहौल स्पीति को छोड़ करके। और एक इसका जो हिमाचल गवर्नमेंट का ट्राइबल डेवलपमेंट फंड होता है, देखो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के लिए ना ये अलग से पैसा सरकार ने बजट में, और अलग से अभी हम जब बजट देखेंगे उसमें अलग से आउटले कर रखा होता है। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आता है एक, और दूसरा आता है एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, और जो दूसरा है गवर्नमेंट का वो है इसका जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फंड है, तो इसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा होता है। तो ये प्रोग्राम भी पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड का चल रहा है। फिर ये दोबारा से इसके अंदर भी बाड़ीज, जिसमें कि मैंगो, किनू, लेमन, एप्पल, इस तरह के छोटे छोटे जो बगीचे है वो उसके लगाए जाएंगे। तो ये सारा इसके नाबार्ड के बारे में है, मोटे मोटे आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर जो ये नाबार्ड है ये लोनिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये जो यूएनएफएफसीसी है, क्या ये यूएनएफसीसी यूएनएफसीसी के तहत एक नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके तहत एक प्रोजेक्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा नाबार्ड को एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है, नेशनल लेवल में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है इस फंड को लोनिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज क्या है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, क्या पर्पज होगा, ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जिसमें कि सस्टेन लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या देना है हमने यहाँ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज को इन इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज। आज तक के लिए ये फंड चल रहा था, ये इसी बार की इकोनॉमिक सर्वे नहीं, ये पिछले 4-5 इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बात हुई है।
ठीक है, जो जो भी हमारे यूएनएफसीसी के तहत जो हमारे बजट आते हैं, नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, चाहे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है या ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, आपने जीसीएफ की बात सुनी होगी, ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है ना, जो सपोर्ट किया जा रहा है क्लाइमेट चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, ये एक यूएन का फंड होता है। इसके तहत जो भी पैसा आ रहा है वो किसको दे रखा है, नाबार्ड को दे रखा है। और नाबार्ड क्या इम्प्लीमेंट करेगा, तो एक जो प्रोजेक्ट इसने चला रखा है किसके लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। जो कम्युनिटी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, क्योंकि ये जो आपका जैसे सिरमौर वाला ये जो रीजन है, ये शिलाई वाला रीजन है, रोनाट हरिपुर धार वाला रीजन है, ये बहुत ड्राई वाला रीजन है, यहाँ पर वाटर टेबल नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज है, उनके पास दे डोंट हैव एनी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, है ना, अपनी अर्निंग के उनके पास और कोई स्कोप नहीं है, एग्रीकल्चर के ऊपर टोटल डिपेंड है। सो हाउ देयर लाइवलीहुड कैन बी सपोर्टेड, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो प्लान है वो दे रखा है और नाबार्ड इसकी फंडिंग कर रहा है। दूसरा जो एक जो प्रोजेक्ट है जिसका डीपीआर तैयार किया गया है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाया गया है, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए इस बार नाबार्ड है इसकी फंडिंग कर रहा है। इसका जो काम है, इसका काम है जो रिड्यूस ग्लेशियर लेक आउटफ्रस्ट, जो ये लेक्स बनते हैं ना, आप देख रहे हैं आजकल, जैसे अब जो ग्लेशियर लेक्स हैं, हमारा जो ये चंद्रताल है वो भी एक ग्लेशियर रेमिनेंट बना हुआ है कि बड़े सारे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगे और वहाँ पर एक ग्लेशियर लेक बन जाएगा। ग्लेशियर लेक बनेगा, हो सकता है वो जो डेड वाटर कैन बी पर्कुलेटेड इन द ग्लेशियर्स ना, वो जो वाटर है वो पर्कुलेट होकर के जा सकता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्लेशियर है वो अब्रप्ट हो सकता है। ग्लेशियर अब्रप्ट हो जाएगा तो आपको पता है हाउ मच हैवॉक क्रिएटेड इन द उत्तराखंड। जब ग्लेशियर फटता है ना तो एक बड़ा सारा जो मार्केट में जो डिस्ट्रॉय है वो जो सराउंडिंग एरियाज है उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए वहाँ उस वैली में जो ग्लेशियर जो हमारे पास लेक्स बन रहे हैं उसके ब्रस्ट को रोकने के लिए, और दूसरा है हमारे जो पार्वती वैली है वहाँ पर जो फ्लड्स आते हैं, है ना, पार्वती जो वैली है वहाँ पर फ्लड आते हैं, उसको रोकने के लिए भी दूसरा जो ये प्रोजेक्ट है वो नेशनल अडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत सैंक्शन किया गया है। अभी डीपीआर हुई है, इसको नाबार्ड ने मंजूरी दे दी है, ये आने वाले जो टाइम में ये देखने को मिलेगा। ये जो दो प्रोग्राम है ये इसके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नाबार्ड के चलते हैं। तो हमने नाबार्ड की बेसिकली हमने इसकी डिटेल्स देखी, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं हिमाचल में क्या जो कनेक्शन है नाबार्ड का। अदरवाइज जो मोटी मोटी इसकी स्कीम्स है वो हमने डिस्कस सारी करी, है ना। तो इसमें आपने देखा कि प्रायोरिटी जो इसकी सेक्टर है लैंडिंग है वो तो या तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, किसको लोन प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट को भी करता है। गवर्नमेंट इंडिविजुअल को नहीं करेगा नाबार्ड, है ना, कि मैं जा रहा हूँ मैं मेरे लिए लोन, अगर वो किसी विमेन हेल्थ ग्रुप को भी दे रहा है, दीज आर द प्रायोरिटी सेट बाय द गवर्नमेंट। प्रायोरिटी सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने, कहीं ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है, कहीं पर ये जो हमारी माइक्रो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर रहा है, बीकर सेक्शन को दे रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लोनिंग है वो दी जा रही है, ट्राइबल एरियाज के लिए जो लोनिंग है वो दी जा रही है, या फिर जो क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट है, क्लाइमेट अडेप्टेशन जो फंड है उसके तहत इसकी लोनिंग है वो नाबार्ड के द्वारा की जा रही है। तो इस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में व्हाट वी हैव डन ब्रॉडली, हमने देखा कि टोटल जो हमारा शेयर है वो कितना है, टोटल व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ बैंक्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड विच इज द स्टेट लेवल कन्वीनर बैंक, एंड जो लीड बैंक है किस किस बैंक की जो वॉल्यूम शेयर होल्डिंग इन द मार्केट है वो क्या क्या है, और कोऑपरेटिव बैंक्स की, कांगड़ा बैंक्स की, प्राइवेट बैंक्स की कितनी कितनी इनकी जो ब्रांचेज है। फिर हमने सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इस तरह की जो ये स्कीम्स है, और नाबार्ड के तहत जो डिफरेंट जो स्कीम्स है वो रहती हैं उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, इस वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रॉडली मैंने आपको बता रखा है। ये इकोनॉमी में जो मैं बेसिक्स बता रहा था ये उसी में ही हमने डिस्कस कर लिया था। इसके कुछ एक जो बेसिक्स है वो फिर से बता रहा हूँ मैं। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, जनरली इसमें आपने सिविल सप्लाई का नाम सुन रखा होगा। अब क्या होता है, जो आपका अर्बन एरिया है सारा,
वहां पर तो बड़े सारे, अगर आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप लगाना है, कोई भी आ जाएगा, सोलन है, शिमला है, यहाँ कोई भी आ जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। अगर हम बैंक, किसी भी बैंक को यहाँ खोलने के लिए बोलेंगे, आएंगे। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रायोरिटी सेट नहीं करेगी, कोई लाहौल स्पीति जाना चाहेगा, कोई सिरमौर जाना चाहेगा, कोई भी बैंक उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ना? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग लिस्ट है। इसीलिए ये जो काम है गवर्नमेंट ने, सिविल सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कर रही है? गवर्नमेंट ने अपना एक जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है वो बना रखा है। आपने देखा होगा मनरेगा स्कीम है हमारे पास, उनको जो सीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, या जो एपीएल है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, सुना है इसके बारे में? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अंत्योदय योजना चलती है, एपीएल, बीपीएल, उनको जो टारगेटेड आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो किसके तहत किया जा रहा है? इस सिविल सप्लाई के तहत किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एश्योर करना है, ट्राइबल में लोग रह रहे हैं, पांगी में लोग रह रहे हैं, काजा में लोग रह रहे हैं, उनको आपने जो एक केरोसिन का ऑयल, अब तो बहुत कम उसका यूज देखने को मिलता है, ज़्यादा हम सोलर जो लाइट्स है वो यूज कर रहे हैं, है ना? उन एरियाज में बिजली की जो सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती थी, तो उसको हम यूज करते थे। तो इसके लिए ये जो सारे का सारा सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। इसके लिए हमने जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एपीएल है, बीपीएल है, हमने जो ये फूड सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है ना? यू हैव आल्सो लर्न आल्सो लिसन अबाउट द शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार जी का इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम आता है कि बड़ा सारा जो हमारा जो अनाज है वो गोदाम में सड़ रहा था, और जो बड़े सारे लोग हैं इंडिया में वो भुखमरी से मर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनका एक रिकमेंडेशन आया हुआ, यू कैन गूगल अबाउट दिस कमेटी, शांता कुमार कमेटी के बारे में भी आप। उसके बाद हमने जो ये एपीएल है, बीपीएल है, इवन शांता कुमार जी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे तो अंत्योदय जो स्कीम है वो उनके द्वारा ही लाई गई है। वैसी कैटेगरी के जो लोग हैं जो अपना जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको फूड की सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जनरली आपको बता रखा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है हिमाचल में, इसकी रेशो बताई हुई है। आज तक बहुत कम वैसे क्वेश्चन देखने को मिला है, क्या आपका जो सीपीआई का इन्फ्लेशन रहा है, क्या आपका डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन रहा है, व्हाट इज सीपीआई, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन। ये इस तरह की जो क्वेश्चन है, हार्ड लाइन इन्फ्लेशन, या फिर आपका जो ये जो ये इकोनॉमी में सारा आपने देख रखा है ना, मैंने परसों भी इसके बारे में बताया था। जैसे व्हाट इज इन्फ्लेशन, क्या होती है इन्फ्लेशन? इंक्रीज इन प्राइस, जनरल जो प्राइसेस है गुड्स और सर्विसेज के बढ़ रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन। फिर उसको हाउ वी मेजर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है। सीपीआई में क्या है, डब्ल्यूपीआई में क्या है, अगेन हमने देखा था। डब्ल्यूपीआई को कौन मेजर कर रहा है? इसके लिए हमने बेस ईयर कौन सा है? 2011 और 12, है ना? 11-12 इसके लिए बेस ईयर था। मंथली हम इसको मेजर कर रहे हैं, कौन कर रही है इसको? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ आपका, वो उसको मेजर कर रहा है। और फिर हमने देखा इसमें कितनी कमोडिटीज थी, 697 कमोडिटीज है। ओनली किसको मेजर कर रहा है? ये कमोडिटीज को, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ये हमने इसके बारे में बात करी थी। और फिर हमने दूसरा देखा था सीपीआई, ये होलसेल में देखता है, ये किस लेवल में देखता है? कंज्यूमर लेवल में। तो सीपीआई को भी हमने आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंपोजिट, सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंपोजिट। ये 3 हमने देखे थे। कौन मेजर कर रहा है? लेबर ब्यूरो। और इसको कौन कर रहा है? मॉस्पी, दैट इज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी, ये इसको मेजर कर रहा है। हमने इसके बेस ईयर भी देखे थे। इसके लिए क्या बना रखा है? 2016, और इसके लिए 1986 और 87, 1986 एंड 87। बड़ी सारी जगह ना ये सारे का सारा इसके लिए 12 ही लिख रखा है, तो ये 12 नहीं है, अलग अलग ईयर है। और इसके लिए है 2012। तो ये हमने इसके जो ईयर है वो देखे थे कि सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है इनका बेसिकली, और ये दोनों को काउंट करता है, किसको? रूरल को भी, और ये जो है कमोडिटीज को भी, और सर्विसेज को भी। और हमने इसमें देखी थी कितनी है रूरल में? 448, अर्बन में 460। ठीक है, इतनी जो कमोडिटीज है वो हम सीपीआई और सीपीआई में है वो कवर कर रहे हैं। और जो हेडलाइन, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है?
कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन सुना है इसके बारे में? देखो मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से मत उड़ाओ। अगर कोई पढ़ रहा है ना, अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं तुम लोग इन्फ्लेशन, और ना कोर इन्फ्लेशन पता है, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, भूल गए या पढ़ाया नहीं है? नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ा फिर इन्फ्लेशन में जब कोर इन्फ्लेशन ही नहीं सुन रखा है? कोर इन्फ्लेशन में हम जो मोर वोलेटाइल कमोडिटीज है उसको निकाल देते हैं। जैसे आपका फूड आइटम्स है और एनर्जी है। फूड आइटम्स और फ्यूल, फ्यूल में समझ रहे हैं ना कि इसके जो इंडिया में है ना, इतना कोर, ये जो हमारा कोर कोर इन्फ्लेशन है ना, आप देख रहे हैं जो फूड आइटम्स और जो हमारा ये डीजल पेट्रोल है, यहाँ पर तो इसमें इतनी पावर है इंडिया में कि यहाँ तो सरकारें बदल जाती हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। एनर्जी और फूड जो आइटम्स हैं इनको हम यहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं। देन वी हैव हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप किसमें काउंट करते हैं? सीपीआई कंपोजिट में। सीपीआई जो कंपोजिट है इसमें आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। अगेन रिकवरी, रिसेशन, स्लो डाउन, ये मैंने सारे का सारा आपको बताया था। और एक इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में टर्म लिख रखी है, स्टैगफ्लेशन, ये आपने सुन रखा होगा है वो। ये जो स्टैग इन्फ्लेशन है इसके बारे में बताया गया, तो ये भी टर्म आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज inversely relationship between the inflation and unemployment। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या होता है? जैसे जैसे, और ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन में क्या होगा? ये फ्लिप ने कर्व दिया है, फ्लिप कर्व बोलता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट वैसे वैसे कम होता जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर देखो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे ना कि इन्फ्लेशन क्यों है जरूरी, मैंने बताया था आपको इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ रखनी है तो उसके लिए इन्फ्लेशन भी जरूरी है, ये हम बात कर रहे थे। तो ग्रोथ लेने के लिए भी आपके पास इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप देख रहे हैं आजकल महंगाई बढ़ रही है, क्या ऐसा है? बेरोजगारी हुई है कम? है ऐसा? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना आजकल, तो बढ़ ही रही है बिकॉज ऑफ कोविड। पोस्ट कोविड इरा चला है, और यूक्रेन जो रशिया वॉर है ना, जो सप्लाई चेन में उसमें बड़े सारे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, तो ये इंटरप्ट हुआ है। तो आजकल इन्फ्लेशन बढ़ी है, ग्लोबल लेवल में बढ़ी है। और क्राइसिस देख रहे हैं आप, अभी जो उसका सिलिकॉन वैली बैंक, इसका यूएसए का बैंकरप्ट हो गया, स्विट्जरलैंड का जो क्रेडिट स्विस है बैंकरप्ट हो गया। और इवन ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में, कमिंग टाइम में भी जो यूरोप और अमेरिका है वहां पर अभी भी जो बैंकिंग और बड़े सारे जो बैंक है वो क्रम्बल हो सकते हैं। ये बातें बताई गई, तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो फ्लिप कर्व है, जिस सिचुएशन में ये ऐसी सिचुएशन आ गई जहां इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। उसको क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। क्या होती है स्टैगफ्लेशन? Generally we know higher is the inflation, lower is the unemployment. Higher the unemployment, lower is the inflation. What where this situation get reversed, जहाँ ये नहीं मीट कर रही है, that is the stagflation। इकोनॉमिक सर्वे में ये टर्म उन्होंने बताई है, स्टैगफ्लेशन का दौर चल रहा है आजकल। सारा ही हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है। दिस इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। दिस सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। इसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम दे रहे हैं। ये टर्म इन्होंने कवर कर रखी है। यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट द री इन्फ्लेशन। व्हाट इज री इन्फ्लेशन? री इन्फ्लेशन क्या होती है? डिस इन्फ्लेशन क्या होती है? डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है लेकिन जो रेट होता है वो कम होता है। इन्फ्लेशन तो पॉजिटिव में रहेगा, इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगा हमेशा। रेट डिक्रीज हो रही है बट वो रहेगी पॉजिटिव में, जैसे 5 3 4 3 3 वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। दैट इज नोन एज डिस इन्फ्लेशन। तो ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं ये आपने इसके बारे में ही था बताया हुआ। और इस चैप्टर में आप रीडिंग दे सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि कुछ करने लायक है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है ये सब कुछ बता रखा है। पेज नंबर 101 में देखो, फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाई। फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाई मिला?
इसमें देखो ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 का एक्ट है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना है और प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देख रखा है ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि वो आजकल 6,000 नहीं देते हैं डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में जा रहे हैं ना, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट की, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं। और एक अदर है, एपीएल है, अदर जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए क्या क्या, तो ये बता रखा कि आप क्या क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीट, राइस, शुगर, पल्सेस, आयोडाइज सॉल्ट है, मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है ना। और ये जो गवर्नमेंट अभी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट आई है, ये क्या बात कर रही है, ये तो और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रही है। ये जो डायरेक्ट आपको सिस्टम प्रोवाइड करना है, इसको और भी बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है। देन हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, इसका काम क्या है, अगेन मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ये कॉर्पोरेशन है, इसका काम सिविल सप्लाई का काम है ना। आपकी यूनिफॉर्म को सरकारी स्कूलों में सप्लाई किया जा रहा है, सीमेंट सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज होती हैं, जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज होती है हॉस्पिटल्स में, ये सारे का सारा जो सप्लाई किसके थ्रू आता है, सिविल सप्लाई के थ्रू आता है। एलपीजी आपने फार फ्लंग एरियाज में, डीजल, केरोसिन ऑयल है ना, और लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, ये सारे का सारा जो है इसके तहत दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सप्लायर है, ये गवर्नमेंट की ओर से ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये देखो पेज नंबर 105 में दे रखा है। ये कुछ एक इन्होंने ना गोडाउन बना रखे हैं, तो इसमें एक बार रीडिंग आपने दे देना कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, इतने नहीं रह सकते याद। एक तो 550 मीट्रिक टन का बन रहा है नेरवा में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये। और एक बन रहा है 1000 मेगावाट का सिद्धपुर सरकारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, सिद्धपुर सरकारी में बन रहा है ये कांगड़ा में। और एक 300 मेगावाट मीट्रिक टन का राजगढ़ सिरमौर में बन रहा है। और 550 मीट्रिक टन का ही बिलासपुर में बन रहा है, 500 मीट्रिक टन का संधोल कांगड़ा में, और संधोल मंडी में, और एक चंबा में 907 का मीट्रिक टन का, और एक 500 मीट्रिक टन का ये चैत्रू कांगड़ा में बन रहा है, और एक 500 मीट्रिक टन का थुनाग में भी है। तो ये नाम आपने रैंडमली रख लेना कि कई बार पूछा भी जाता है कि इनमें से कहाँ जो है गोडाउन नहीं बन रहा है। ठीक है। मेडिसिन शॉप्स है ये तीन जो इन्होंने पब्लिक सप्लाई के अंडर जो आ रही है, भोरंज में है, भोरंज और टौणी देवी, सुजानपुर एंड सुन्नी, वहां पर ये जो चार इसके शॉप है वो खोले गए हैं। सो यही है इसका इस चैप्टर के बारे में, बैंकिंग, बैंकिंग एंड प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। सो काफी है आज के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर टुमारो।